तो सबको पता नहीं था, तो ये तो 2020 तो नहीं है। मोदी एट 20 क्या होता है? और कुछ लोगों ने तो 2 का अभी सबको लगता है मोदी 2.0, ऐसा भी लगता है। तो इसलिए पहले मैं दिखाना चाहता हूं, ये किताब है मोदी एट 20। ये अभी इंग्लिश में है, लेकिन 2 महीने में सभी भारतीय भाषाओं में इसके एडिशंस अलग अलग समय रिलीज होंगे। तो आपको सबको दोनों चॉइस है, इंग्लिश में भी पढ़े, हिंदी में पढ़े। हिंदी की तो 15 सितंबर तक आएगी। मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, गुजराती, ये तो प्रिंटिंग प्रेस में है, और बाकी भी ट्रांसलेशन स्टेज में है। तो ये सभी जगह आएगा। लेकिन क्या ये किताब के लिए कार्यक्रम है? ये किताब के लिए कार्यक्रम नहीं है। ये व्हाट इज दिस 20 देन? जैसे आपने बताया, मोदी जी के मुख्यमंत्री रहते 12.5 साल हुए और प्रधानमंत्री रहते लगभग 8.5 साल हुए, 21 साल हो गए। 20 पूरे हुए, 21वां भी पूरा हो रहा है। तो विशेष क्या है? आज तक दुनिया में लोकतांत्रिक ने डेमोक्रेटिक सेटअप, लोगों में से चुनकर आकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, देश का प्रमुख और प्रदेश का प्रमुख, ऐसा रहने का रिकॉर्ड एक तरह से क्लिंटन का था। 12 साल वो अरकानसस के गवर्नर थे और 8 साल राष्ट्रपति थे। लेकिन कंटिन्यूअसली सरकार के प्रमुख, राज्य और केंद्र के, और लगातार 20 साल हर बार ज्यादा वोटों से, इस तरह का एक तरह का अद्वितीय काम और लोगों का विश्वास मोदी जी ने प्राप्त किया, ये इसकी विशेषता है। और इसलिए ये क्यों हुआ? ये गुड गवर्नेंस की कहानी है। ये 20 साल में जो सुशासन दिया, जिसके कारण देश और प्रदेश का नाम बढ़ा, जिससे तरक्की हुई, लोगों को फायदा मिला, उसके कारण लोग ये मोदी एट 20 को याद करते हैं। और 20 साल में एक विशेष है, इस नेता ने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली और एक दिन भी बीमार नहीं पड़े। यानी राजनीति 24 घंटे करने की चीज है। और राजनीति माने एक दूसरे के टांग में टांग अड़ाना नहीं, देश को आगे ले जाना, स्टेट को आगे ले जाना। इसके लिए लगातार प्रयास करना और 24 घंटे काम करना, 24/7। मैं राजस्थान में जा रहा था तो मैंने एक कुली था, कुली, और वो अपना बोरी डाल रहा था, तो मैं वहां खड़ा रहा। मैंने उसको पूछा, भाई वोट किसको दोगे? बोले मोदी को देंगे। मैंने कहा क्यों? बोले ना घर ना दार ना परिवार, 24 घंटे काम करता, ऐसा आदमी चाहिए। लोग सिंपल भाषा में जो समझते हैं, लोगों का परसेप्शन क्या होता है। मैं ऐसे ही मैं प्रवास में ऐसे बहुत लोगों से आम तरीके से मिलता हूं। खेती और मजदूर 5-6 महिलाएं बैठी थी, पेड़ के नीचे खा रही थी। मैं गया, मैंने कहा थोड़ा मैं भी खाऊं। मैंने कहा चुनाव है, वोट किसको दोगे? बोले मोदी को देंगे। मैंने कहा क्यों? बोले ये गरीबी से आया है तो गरीब का सोचता है। देखो लोग क्या सोचते हैं। बाड़मेर एक सीमा पर जिला है, पाकिस्तान की सीमा है।
वहां कॉलेज के युवक थे, उनसे बात कर रहा था। उनको बोला किसको वोट दोगे? तो मोदी को देंगे। क्यों देंगे? तो बोले आज तक भारत के कोई सैनिक अगर गलती से भी पाकिस्तान के सरहद में गया तो उसके पकड़ के उसका सर कटवा के भेजते थे। लेकिन ये पहला बहादुर प्रधानमंत्री है जिसने 24 घंटे में पायलट को जिंदा वापस लाया। ये लोगों का एप्रिसिएशन होता है। इससे भी ज्यादा मुझे वाकया ये किस्सा याद है। एक किसान था। अब ये लोग कांग्रेस और बाकी पार्टियां हमेशा उनको 15 लाख रुपए देने वाले थे, अकाउंट में जमा हुए क्या, ये पूछते हैं। उसकी सारी पृष्ठभूमि आपको मालूम है, कोई मतलब नहीं था ऐसे सवाल पूछने का। लेकिन आम आदमी क्या खुद के तर्क तैयार करता है, ये भी हमें पॉलिटिकल वर्कर्स को और बाकी सबको भी समझना चाहिए। राजस्थान में इमरजेंसी के दिनों में इंदिरा जी की सरकार में 3 दिन हाईवे बंद रखे थे, जयपुर टू दिल्ली। और जयपुर, जोधपुर और बाकी सब जगह के किलों में से बहुत सारे जवाहर और सोना और बहुत सारा मिला संपत्ति, अकूत संपत्ति ट्रकों लाद कर ले गए, ऐसा लोगों का मानना है। ऐसा ये 45 साल पहले, 75 लोगों का ये मानना है कि ये ऐसा उस समय हुआ। तो वो किसान क्या कह रहा है? किसान कह रहा है कि अरे उससे क्यों 15 लाख रुपए मांगते हो, वो तो गरीब है। लेकिन आप इतने संपत्ति ले लूट गई तो आप बांटो ना। यानी लोग अपने तर्क तैयार करते हैं। लोग पसंद क्यों करते हैं? जैसे मैंने कहा 24 घंटे काम करते हैं। नवरात्रि के दिनों में अमेरिका गए, नवरात्रि में वो पानी के सिवा कुछ भी नहीं लेते। लेकिन 100 घंटे में 50 कार्यक्रम किए और 50 कार्यक्रम करके वापस आए। ऐसा रिकॉर्ड आज तक देश ने देखा ही नहीं। यही मोदी है। और इससे भी ज्यादा अभी यूरोप के टूर में गए थे, 5 दिन में 3 देशों की यात्रा की और वापस आए तो रात को 10:30 बजे जैसे उतरे, सीधे पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग का काम चल रहा है। वहां 1000-1200 मजदूर काम करते रहते हैं लगातार 24 घंटे। तो उनको जाकर 10:30 से 12 बजे तक उनके साथ उनका ख्याल पूछते रहे। और इसके लिए जो 24 घंटे काम नहीं करते, डायनास्टिक पॉलिटिक्स करते हैं, उनको बड़ी दिक्कत हो गई है, क्योंकि उनको इतना काम करने की आदत ही नहीं है। कैसे लड़ेंगे? अब तो जो मोदी विरोधी है वो तो अजीब अजीब तर्क दे रहे। अरुंधति रॉय ना, वो हमेशा विरोध में बोलती है। उसने कहा नहीं, अब संविधान संशोधन करना चाहिए और प्रधानमंत्री की एक ही टर्म चाहिए। अरे कमाल हो गया। मनमोहन सिंह के समय तो ऐसा नहीं बोले, इंदिरा गांधी के समय तो ऐसा नहीं बोले, नेहरू के समय तो ऐसा नहीं बोले। इनको हरा नहीं सकते तो क्या बोलते हैं कि एक ही टर्म चाहिए प्रधानमंत्री की। पश्चिम बंगाल के ही हमारे अच्छे मित्र है, पत्रकार है, उन्होंने एक किताब लिखी, इलेक्टोरल ट्रूथ इन इंडिया। उसके तो उसमें उन्होंने पहला ही कवर पे लिखा है
कि अभी तक इंडिया में चुनाव अच्छे होते थे, लेकिन अब हम जिसके नाम से वोट डालेंगे उसी को मिलेगा का ये पता नहीं, और जिसको डाला और जिसके नाम पे गया वही काउंट होगा कि नहीं वो पता नहीं। हद हो गई। अरे तमिलनाडु, बंगाल, उड़ीसा, आंध्र, तेलंगाना, केरल, पंजाब, दिल्ली, बंगाल, इतनी जगह अपोजिशन की स्टेट फिर कैसे आई चुन के? We must be proud that our democracy and our electoral system is the best system, and we should not insult the common man of this country who votes according to his preference. That is what we have seen. That is the triumph of democracy. और इसलिए ये कहानी है एक नेता जिसका मिशन के साथ काम करता है। ये कहानी है भारत का डंका दुनिया में कैसा जोर से बजने लगा उसकी है। ये कहानी है गरीब को स्वाभिमान की जिंदगी मिलती है तो क्या बदलाव होते हैं, ये कहानी है। और देश के स्वतंत्रता सेनानियों के जो सपने थे वो साकार होने वाले, ये कहानी है। इसमें 21 लेख है। 21 लेखों में लता मंगेशकर जी की प्रस्तावना है। इसमें जैसा मैडम ने कहा, पीवी सिंधु ने लिखा है, नंदन नीलेकणी ने लिखा है, सुधा मूर्ति ने लिखा है, अशोक गुलाटी ने लिखा है, अनंत नागेश्वरन ने लिखा है, अरविंद पनगरिया ने लिखा है, उदय कोटक जी ने लिखा है, अनुपम खेर ने लिखा है। बहुत सारे लोग समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जो काम करते हैं उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी लिखे हैं और उनके क्षेत्र में क्या बदलाव हुए हैं उसकी ये कहानी है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। दिस इज अ डॉक्यूमेंट which tells the story of good governance and how good governance also can sustain you in power as the head of the power for longer time. That is the message BJP wants to give. ये है। और ये जैसे मैं कह रहा था, जो विरोधी है और क्या क्या बोलते हैं, बोले विपक्षी दल मजबूत चाहिए। और तो चाहिए तो हमने कब मना किया है? हो जाओ। आप मजबूत नहीं है तो वो भी करने का काम मोदी जी का है क्या? वो काम तो हमारा नहीं ना, वो तो आपको करना पड़ेगा। एक तो मैंने अजीब देखा, एक दिन चर्चा थी राज्यसभा टीवी में, वन नेशन वन इलेक्शन। तो वन नेशन वन इलेक्शन में जब चर्चा हुई तो कांग्रेस के केटीएस तुलसी आए थे, मैं हमारे पार्टी से था। तो उसमें उन्होंने कहा नहीं नहीं वन इलेक्शन का हम विरोध करते। मैंने कहा कैसे विरोध करते? 52, 57, 62, 67 assemblies and Lok Sabha elections were held simultaneously. ये चारों बार चुनाव एक साथ हुए थे, तो अब क्यों विरोध है? नहीं, बोले अब ऐसा हुआ तो एक ही पार्टी जीत के आएगी। यानी डर क्या है? देखो, अरे आप नहीं जीतोगे, इसमें हम क्या करेंगे? आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन यह है। और एक तो अजीब तर्क मैंने परसों पढ़ा, उन्होंने लिखा कि मोदी जी ने जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, गरीब के खाते में सीधा पैसा जाने लगा, इसलिए लोकल लीडरशिप खत्म हो रही है। कैन यू इमेजिन? मुझे क्या कह रहा है कि डीबीटी हो रहा है इसलिए कट मनी नहीं होता, तो इसलिए लोकल लीडरशिप खत्म होगी, ये वो कह रहे हैं। तो यह हताश विपक्ष है, निराश विपक्ष है, काम न करने वाला और करप्शन में और परिवारवाद में लिप्त हुआ ये पार्टियां है। और आज मोदी जी ने एक नए भारत के निर्माण का जो अगुवाई की, उसके लिए एक तरह से उन पर जलते हैं, उनके विरोध करते हैं। ये उनकी कहानी है। मैंने 7 साल उनके साथ मंत्री करके काम किया। मुझे जो अनुभव आया
कि यह आदमी ही थिंक्स डिफरेंटली, ही एक्ट्स डिफरेंटली, ही डिसाइड्स डिफरेंटली, एंड दैट इज लीडरशिप। जैसे आपको मालूम है कि अभी 75 साल पूरे हुए, तो 75 साल का 2 साल के लिए 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, उसके सब जगह कार्यक्रम हो, सब साथ मिलकर करे, और केवल एक औपचारिक पार्लियामेंट में चर्चा हो गई, कार्यक्रम हो गए, सभा हो गई, ऐसा नहीं, जनता तक जाए। अभी उन्होंने करके दिखाया। 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, सारे जो स्वतंत्रता सेनानी जिनकी याद भी लोगों को मालूम नहीं है या मालूमात नहीं थी, हजारों लोग थे, बंगाल के, महाराष्ट्र के, पंजाब के, अंडमान की सारी लिस्ट पढ़ो, वो सब लिस्ट ये मुख्यतः 3-4 प्रांतों की है। ज्यादा लोग हमारे, हमें गर्व होना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, लेकिन पूरे देश भर से आए थे। इतनी लड़ाई हुई, उन शहीदों को नमन करना है तो उनका चरित्र भी उजागर होना है। मैं I&B मिनिस्टर था, तब हमने कंसीव किया कि 75 ऐसी स्टोरीज कि जो आजादी के लिए लड़े लेकिन मालूम नहीं था, स्वराज के नाम से डीडी पर हमने शुरू किया। पिछले रविवार को एक हुआ, कल एक होगा, आज रात को 9 बजे दिखेगा पिछला वाला एपिसोड। ऐसे ऐसे लोगों की कहानियां और प्रेरणा मिलती है कि अरे अपना देश आजाद इसलिए हुआ, तो ये किया। उनकी सोच कितनी है बड़ी, ये समझ लेना जरूरी है। उन्होंने, दिल्ली में आप जाओगे तो 3 मूर्ति भवन में प्रधानमंत्री का संग्रहालय किया है। देश के जितने भी प्रधानमंत्री हुए, नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी, राजीव जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, नरसिम्हा राव, चरण सिंह, चंद्रशेखर, देवेगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल और मनमोहन सिंह, सबके हॉल्स तैयार किए हैं, सबके हॉल्स है। क्योंकि मोदी जी हमेशा मानते हैं कि देश अकेले का नहीं होता है, देश के विकास में सबकी भागीदारी होती है, होनी चाहिए। और वो हमेशा कहते हैं कि सभी प्रधानमंत्री और सभी सरकारों ने कुछ न कुछ अच्छा काम किया ही है। ये उनकी उदार दृष्टि है। मुझे बताइए, कभी कांग्रेस ने, कभी ममता ने, कभी दूसरे किसी नेता ने दूसरे दलों की प्रशंसा की है? कभी नहीं करेंगे। ये केवल मोदी कर सकते हैं। दैट इज द डिफरेंस। अब हमने हर घर तिरंगा, उन्होंने कल्पना की। क्या करना था? पहले घरों में या संस्थाओं को झंडा लगाने को पाबंदी थी, केवल सरकारी संस्थाओं में झंडे लगते थे, नियम था। और अमेरिका में हम जाते हैं या बाकी जगह जाते हैं तो राष्ट्रध्वज दुकान में भी लगे हुए होते हैं, अच्छा लगता है। लेकिन अपने देश में यह अलाउ नहीं था। एक नियम बदलना था। 75 साल लगे, एक नियम नहीं बदला। इस बार मोदी जी ने बदला और करोड़ों घरों पे तिरंगा लगा। ये विशेषता है। दिस इज डिफरेंट थिंकिंग। और ये अमृत महोत्सव करना और उससे आगे जाकर अब वो 25 साल की रूपरेखा, अभी 15 अगस्त का भाषण उनका सुना होगा आपने। ही इज डिफाइनिंग दीज कमिंग 25 years एज अमृत काल। और अमृत काल में देश को कहां से कहां ले जाना है, इसके उद्दिष्ट उन्होंने रखे। लेकिन 5 चीजें हमें कहा है कि जो करना है, हमें माने सभी नागरिकों को। पहले तो उन्होंने कहा है कि विकसित भारत का सपना हम सब मिलकर साकार करेंगे। विकसित भारत, एडवांस कंट्री।
आज दुनिया की 6 नंबर की अर्थव्यवस्था है, वो 2 नंबर की या 3 नंबर की अर्थव्यवस्था हो, यह हमारा लक्ष्य रहेगा। इतनी बड़ी ताकत हम बनेंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि वैचारिक गुलामी से मुक्ति करें, आजादी फ्रॉम, यानी मुझे आश्चर्य लगता है, मैं अभी मुझे युवक कुछ मिले थे तो कम्युनिस्टों का कैसा चल रहा है ये मैंने पूछा, तो उन्होंने बताया क्या क्या कर रहे हैं। तो मैंने कहा सिंपल सवाल पूछो उनको कि चाइना में क्या कम्युनिज्म है क्या? कुछ भी नहीं है, केवल पार्टी में तानाशाही है। इतना छोड़कर कम्युनिज्म का एक भी चीज चाइना में नहीं है। तो ऐसी स्थिति है। लेकिन वैचारिक गुलामी से छुटकारा लेना, ये मोदी जी ने कहा। और मुझे याद आया इमरजेंसी के दिनों में हम जब पूना के जेल में थे, तब हम उस समय युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और बाकी भी सब बैठते थे युवक, और वहां कम्युनिस्ट होते थे, वहां सोशलिस्ट होते थे, वहां आनंद मार्गी होते थे, वहां बाकी भी लोग होते थे। सबको हम बुलाते थे कि आपका विचार क्या है, वो हम सुनना चाहते। लेकिन ये सोशलिस्ट और कम्युनिस्टों के 10-15 ही युवक थे, लेकिन कभी भी जिंदगी में उन्होंने 18 महीने में जनसंघ या स्वयंसेवक आरएसएस का किसी भी नेता को नहीं बुलाया। हु इज डेमोक्रेट एंड हु इज नॉट? वैचारिक गुलामी से मुक्ति। उसके बाद उन्होंने कहा है कि अपनी भारतीय परंपरा का अभिमान। अरे हमारी जीवन शैली पर्यावरण पूरक है, हम फैमिली वैल्यूज का पालन करते हैं, यह हमारी विशेषता है। आज चेतन भगत ने भी लेख लिखा है, कल ही नहीं आज ही है, तो आपने देखा होगा उसने भी वो मुद्दे लिखे हैं कि ये हमें सब करना चाहिए, उसका अभिमान रखना चाहिए। और एक कहा है कि नागरिकों के जैसे अधिकार है वैसे कर्तव्य भी है, और कर्तव्य कितने सीधे सीधे रूप में कहे तो वो एक अलग कहानी है। लेकिन अमृत काल की कल्पना करना ये एक नई बात थी। फिर अब जैसे पहले जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं उनको विकलांग कहते थे, अपाहिज कहते थे, बंगाली में क्या कहते थे? विकलांगी कहते थे, प्रतिबंधी। लेकिन ये उनको एक तरह से अलग हो कम हो ये दिखाने वाले शब्द होते। मोदी जी ने उसको शब्द ही बदल दिया, दिव्यांग कहा। दिस इज अ न्यू कंसेप्ट कि भाई उनमें कुछ कमी है, शारीरिक क्षमता में कुछ कमी है, लेकिन उनमें दूसरे कुछ गुण है कि जो उनको दिव्यांग बनाते हैं। तो ये कंसेप्ट करना ये इंपॉर्टेंट है। पहले हम जो पिछड़े हुए जिले हैं उनको पिछड़े हुए जिले, अविकसित जिले बंगाली में क्या कहते हैं? पीछे पड़ा जिला। तो ये सब पीछे रहे वाले यानी लास्ट नंबर आए हुए लोग ऐसा बताते थे लोग, एक नीचा भाव था। उन्होंने उसका बदल दिया रूप, उसको कहा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, और केवल नाम नहीं बदला है, दिव्यांगों के लिए भी पूरी योजना बनाई है, उनके आरक्षण तक, नौकरी तक, शिक्षा से लेकर स्कूल, शिक्षा से लेकर हर चीज में, स्वास्थ्य से लेकर सभी उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की चिंता की। और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट 115 है, उस 115 जिलों को जो स्टेट के एवरेज से भी नीचे है, नेशनल एवरेज से नीचे है, ऐसे ये जिले हैं अनेक 10 पारा मानकों पर, तो उन सबको ऊपर उठाने का कार्यक्रम एक तय किया है और वो आज चल रहा है। 3 साल हो गए, बहुत अच्छे रिजल्ट है। ही थिंक्स डिफरेंटली। मैं एक सिंपल उदाहरण देता हूं। 14 के पहले आपके बच्चे मार्क लिस्ट लेकर आते थे,
कहीं सबमिट करना है एप्लीकेशन, आपको भी कुछ एप्लीकेशन देना है, तो अपने कागजात पर पहले क्या करना पड़ता था? अटेस्टेशन। दूसरे ऑफिसर के पास जाकर उसका, मैं क्यों ये बता रहा हूं, क्योंकि हम भी 8 साल में भूल गए। यह 8 साल पहले 70 साल तक ये चलता रहा, 67 साल तक, कि हम ठप्पा लेंगे। ये ब्रिटिशों ने शुरू की। क्या थी मानसिकता ब्रिटिशों की? ब्रिटिशों की मानसिकता ये थी कि हम भारतीय जनता पर विश्वास नहीं करते, हम हमारे अधिकारियों पर ही विश्वास करते हैं, और इसलिए जब तक अधिकारी का ठप्पा नहीं लगेगा, उसकी सिग्नेचर नहीं होगी, तब तक आपके कागज हम सही मानेंगे नहीं। यही मानसिकता थी ना? मोदी ने वही बदल दी। उन्होंने कहा मेरा 140 करोड़ जनता पर विश्वास है, और आप आपके सिग्नेचर करो, हम उन कागज को मानेंगे। ये छोटा बदलाव है, लेकिन जिंदगी बदलने वाला, मूल्य बदलने वाला नया बदलाव है। ही थिंक्स डिफरेंटली, ही एक्ट्स डिफरेंटली, ही डिसाइड्स डिफरेंटली। और ये बदलाव हमारे जिंदगी में आए उसके कारण। पहले मंत्री आते थे या जिनको कैबिनेट स्टेटस मिला, ऐसे लोग आते थे, तो सबके लाल दिवे की गाड़ियां ही चलती थी। सब लोग, सभी चैनल्स पर ये कार्यक्रम होते थे, डिबेट होता था कि वीआईपी कल्चर, वीआईपी कल्चर, वीआईपी कल्चर। एक दिन में हमने खत्म किया, और जिस कैबिनेट में ये निर्णय हुआ, उस दिन हमें मोदी जी ने बताया भी, और हमने भी उतरने के बाद, कैबिनेट मीटिंग के उतरने के बाद घर जाते समय ही हमारे लाल दिवे हमने निकाल लिए थे। ये, लेकिन फिर चैनल वाले उस पर एक दिन केवल न्यूज दिखाई, बाकी कोई चर्चा नहीं की, प्रशंसा नहीं की। समाचार पत्रों में फिर ज्यादा नहीं आया कुछ, गए लाल दिवे गए। लेकिन एक वीआईपी कल्चर को खत्म करने का है ये विचार है, यह हमें समझना चाहिए। बहुत ऐसे उदाहरण है, लेकिन मैं और एक उदाहरण दूंगा, फिर मैं दूसरे मुद्दे मेरे मन में है। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ऑल पद्म अवार्ड्स किसको मिलते थे? कलाकार, खिलाड़ी, अच्छे समाज सेवक, अच्छे डॉक्टर, अच्छे राजनेता, अच्छे लोगों को मिलते थे। उसमें कोई गलत नहीं था। लेकिन मोदी जी ने एक नया शुरू किया। मोदी जी ने लगभग 25-30% पद्म अवार्ड्स ऐसे लोगों को वो देते हैं कि खोजते हैं जिन्होंने समाज के लिए जिंदगी भर काम किया। मुझे याद है, चाय बागान में लोगों को कुछ दवाखाना लगा तो अपने स्कूटर से ही जो लोगों को ले जाता था, अपनी छोटी सी व्यवस्था की। जो चाय वाला है वो एक स्कूल चला रहा है, और जो ऐसे कितने लोग, एक ने एक पूरे गांव में 1 लाख से ज्यादा पेड़ लगाए। आसाम में एक ने नया जंगल तैयार किया। ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ के पद्म अवार्ड दिए। ये भारत की संस्कृति का सही परिचय है। ये पद्धतियों में बदलाव है। पहले तो पद्मश्री में दिल्ली के ही ज्यादा होते थे, क्योंकि वो नजदीक थे, इसकी सिफारिश उसकी सिफारिश ऐसे ही होते थे। अब सिफारिश पर नहीं होता है, अब एक प्रोसेस सेट की है। अब कल मन की बात है 11 बजे, आप भी सुनिए। मन की बात में आईएनबी मिनिस्टर था पहले 6 महीने, तब मैंने देखा है कि पहले 2-3 महीने वो बोल ही नहीं रहे थे। तो हमने भी कहा एक बार कि आप बोल नहीं रहे, लोगों का बहुत यह है कि आप बोलना चाहिए। तो उनके मन में कार्यक्रम था, इसलिए 3 महीने होने के बाद उन्होंने कहा कि अभी रिकॉर्डिंग के लिए आइए, मैं बोलूंगा, और बोलने लगे। तो मन की बात आज घर का संवाद हो गया। जनता के साथ इतना अद्भुत संवाद किसी भी देश के प्रमुख का नहीं है, यह मैं बताना चाहता हूं। ऐसे अनेक चीजें उन्होंने की। दैट इज व्हाई आई
सेड कि ही थिंक्स डिफरेंटली। और एक दो उदाहरण उसके है। एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने जैसे सत्ता में आए तो आईएएस अधिकारियों की बैठकें की। हमारे केंद्र में लगभग 140 आईएएस अधिकारी ये है सचिव है, तो उनको सबको बोला, उनके सबके आईएएस होकर 30-35 साल हुए होते, तो उनको कहा आपका जो पहले पोस्टिंग का सेंटर है वहां 3 दिन जाकर आप रहिए। सबको भेजा, और वो भी भेजते हैं मैंने वर्किंग डेज में नहीं भेजते, शुक्रवार शनिवार रविवार जाओ। पहले फर्स्ट पोस्टिंग में, यानी वो भूल गए, लेकिन गए लोग। उनको पूछा कि आपने क्या उस समय सोचा था कि इस शहर का या इस गांव का कैसे विकास करेंगे, अभी क्या स्थिति है और अभी भी क्या कर सकते हैं। सबके रिपोर्ट्स मंगवाए। ही थिंक्स डिफरेंटली। उन्होंने 140 लोगों के 14 ग्रुप बनाए। किसी को शिक्षा का विचार करने के दिया, किसी को स्वास्थ्य का विचार करने को दिया, किसी को टेक्नोलॉजी का किया, किसी को इंफ्रास्ट्रक्चर का किया। सभी 14 प्रकार के थीम्स ऐसे कमिटियों में बांटे। ये 14 सेक्रेटरी थे। इनको कहा कि रोज 3 घंटे बैठना है, 45 दिन में काम पूरा करना है, और 10 साल में आगे क्या कर सकते हैं इसका रूपरेखा बनाओ। और ऑफिस टाइम में नहीं, शाम से 6 बजे से 9 बजे तक आपको बैठना है, ये भी बताया। और बैठे सब लोग, और उनको ये भी बताया कि अभी उस क्षेत्र में जो राज्य के नए यंग आईएएस ऑफिसर्स काम कर रहे हैं उनको भी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस करके पार्टिसिपेट कराओ। हो गए, सबके रिपोर्ट्स आए। अब अधिकारियों को भी लगा यह अलग प्रधानमंत्री है, रिपोर्ट मांगेगा, कभी तो आज तक मांगा नहीं था राज्य सब। किसी भी प्रधानमंत्री ने या किसी भी सरकार ने ऐसी रिपोर्टें अधिकारियों से नहीं मांगी थी कि देश को आगे ले जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। मांगा, और फिर आने के बाद उनको लगा आप तो जाएंगे, भूल जाएंगे सब लोग। लेकिन हमें मंत्रियों को दिखाया, सब प्रेजेंटेशन हुआ अधिकारियों द्वारा, और उसके बाद उस पर हमारे सुझाव लिए कि क्या है। फिर हमें बताया कि आपके घर में अंडर सेक्रेटरी या डायरेक्टर एंड अबाउ, ऐसे हर मंत्रालय में 100 अधिकारी होते हैं प्रमुख, उनको घर में 3 दिन बुलाओ, ये प्रेजेंटेशंस दिखाओ, उनके सुझाव लो। ऐसा क्या कभी मंत्री के घर अधिकारियों को बुला के भोजन खिलाएंगे और उनको सवाल पूछेंगे, ऐसा संस्कृति ही नहीं थी। वो तैयार की। फिर यहां नहीं रुके मोदी जी, 1 साल के बाद फिर अधिकारियों को बुलाया, हमें भी बुलाया, और उनको कहा कि आप प्रेजेंटेशन दो कि आपने क्या सुझाव दिए थे, 1 साल में क्या हुआ। तो एक सचिव तो रोने लगे कि बोले ऐसा हमने कभी कल्पना ही नहीं की थी कि हमारी इतनी भागीदारी होगी। एक उन्होंने काम शुरू किया प्रगति। वो क्या है, अपने यहां अनेक प्रोजेक्ट्स, रेलवे के, सड़क के, डैम के, बाकी अनेक, 20 साल, 25 साल, 30 साल, जिसमें 50% इन्वेस्टमेंट हो गई, 60% इन्वेस्टमेंट हो गई, लेकिन पूरा नहीं हुआ। ऐसे अधूरे काम उसकी लिस्ट की। हर महीने में 1 दिन वो बैठते हैं, सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी, संबंधित विभागों के, केंद्र के अधिकारी, सभी अधिकारियों की मीटिंग लेते और 15 प्रोजेक्ट्स लेते हैं। 15 प्रोजेक्ट्स का फॉलोअप करते हैं, जैसे कोई चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर करेगा वैसे, और करके आज इतने वर्षों में लाखों करोड़ों रुपयों के, यानी 20 लाख करोड़ रुपए के 200-250 प्रोजेक्ट्स आज पूरे हो गए। ये नया अनुभव है, देश ने आज तक नहीं देखा था, ये नया सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट। उन्होंने यह एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो हमने की थी, वहां
60,000 गांव में सैचुरेशन का कार्यक्रम किया। सैचुरेशन क्या है? तो हर घर में जाना, गैस, जनधन अकाउंट, बीमा, वैक्सीन, बच्चों को टीकाकरण और वो सब, सुकन्या योजना, ये सब पूरा हुआ है कि नहीं? नहीं है, वहां गैस है कि नहीं, बिजली है कि नहीं, वो सब पूरा करना है। 60,000 गांवों में इस काम के निगरानी के लिए केंद्र सरकार के मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी अभाव हर मंत्रालय के 100 अधिकारियों को एक 1.5 महीना भेजा। ऐसा आज तक कभी उनको फील्ड में किसी ने नहीं भेजा था। तो ही थिंक्स डिफरेंटली। अच्छा, ये ऑर्गेनाइजेशन में भी वो अलग विचार करते हैं। आखिर संगठन के कार्यकर्ता है, बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता है। तो जब 14 में सदस्यता नहीं बनाने की 15 में बात हुई, तब हम भी बैठे थे। तब उन्होंने कहा कि मिस कॉल कैंपेन करना है। ये किसी को गले नहीं उतर रहा था। हमारे भी मन में आया, हमने अमित शाह को भी कहा कि अरे भाई, हम रिसीट बुक लेके घरों में जाते हैं तो भी लोग नहीं होते हैं मेंबर आने के बाद, तो ये मिस कॉल देके कैसे होंगे? लेकिन हो गए। 11 करोड़ पहले झटके में हो गए। और केवल हुआ यानी आंकड़ा देने के लिए नहीं, 11 करोड़ हो गए। उसका वार्ड और बूथ वाइज उसके एड्रेस के आधार पर विभाजन करके हर बूथ को भेजा गया कि आप जाके उनको मिलो और उनको पार्टी में स्वागत करो। यह कार्यक्रम किया। दिस इज द न्यू थिंकिंग इवन इन ऑर्गेनाइजेशन। अभी पार्टी के कार्यालय सब जगह हो, वहां लाइब्रेरी हो, वहां निवास की व्यवस्था थोड़ी हो, वहां ऑफिस अच्छा चले, ये सब का एक डिजाइन बनाया और हर जिले में एक ऑफिस तैयार हो। इसके लिए आज लगभग 700 में से 500 जिले में ऑफिस तैयार हो गए हैं। इंडिविजुअल पैसा नहीं किसी ने इकट्ठा किया, लेकिन पार्टी और बाकी के लिए धन मिलता है जब ऐसा आप काम करते हो। ये उसका उदाहरण है। तो ऐसे अनेक नए नए उपक्रम वो करते रहते हैं। सो ही इज इनोवेटिव, वो नया काम करते रहते हैं। अभी कोविड हुआ था। लुकिंग बैक 2 साल को हम अगर देखेंगे, कोविड का क्या मुद्दा है? कोविड का मुद्दा में मुझे याद है 30 जनवरी 2019 पहला कोविड का पेशेंट चीन में हुआ। उस दिन हमें किसी को कुछ भी कल्पना नहीं थी। उन्होंने कहा आज जानकारी लो, ये संकट बड़ा है, ये शताब्दी में आने वाला संकट है और ये पूरी दुनिया में फैलेगा, हमें तैयार रहना चाहिए। इतना एडवांस विचार करते हैं, जानकारी रखते हैं। फिर काम शुरू किया। पहला उन्होंने काम किया कि हॉस्पिटल की कैपेसिटी बढ़ाना, स्पेशलाइज आईसीयू बेड्स बढ़ाना, वेंटिलेटर की सुविधा, सबका जायजा लिया। ऑक्सीजन सब बढ़ाने की, जितना संभव है वो बढ़ाने की व्यवस्था की। कोल्ड स्टोरेज, वैक्सीन तैयार करना। वैक्सीन के 3 उत्पादक थे, उनको जाकर 2-2, 3-3 हजार करोड़ रुपए की मदद दी कि आप वैक्सीन का शोध करो। और मुझे आज आनंद है कि वहां बहुत अच्छा लगता है कि दुनिया में एक ही देश है जिसने 3-3, 4-4 वैक्सीन तैयार किए हैं, वो भारत है। और उनको 1100 करोड़ रुपए के एडवांस ऑर्डर और पैसे दे दिए, क्योंकि नहीं तो वो उत्पादन कैसे करेंगे, किस आधार पर करेंगे, कौन रिस्क लेगा। लेकिन वो उन्होंने लिया। अब उसी के बीच में ऑक्सीजन का संकट दूसरे लहर में आया। तब ये ध्यान आया कि ऑक्सीजन नॉर्थ ईस्ट में और ईस्ट में है और देश भर में ऑक्सीजन लगता है। अपने देश में केवल 2-2.5 हजार टैंकर्स है। वो कंटेनर यहां से वहां ले जाते हैं। उसके एक खेप को आना जाना करने को, डी टैंक और भरना 8 दिन जाते हैं। उन्होंने ये सब देखा और उन्होंने विचार किया कि ये हम
बदलेंगे। और मुझे खुशी है आज लगभग 60% हॉस्पिटल में खुद के ऑक्सीजन प्लांट्स अब लगे हैं और आने वाले 1 साल में सभी हॉस्पिटल को यह कंपलसरी हो रहा है कि वही ऑक्सीजन तैयार होगा, बाहर से लाने की जरूरत नहीं। लेकिन जब कम पड़ा, जब 1500 टन ही रोज जाता था, वो एकदम 15,000 टन लगने लगा, तो उन्होंने जो किया है 1 महीने में, सारा इंडस्ट्रियल गैस कन्वर्टेड टू मेडिकल ऑक्सीजन, और ये सब करते करते उसका ट्रांसपोर्ट रेलवे से, हवाई जहाज से, सब करके ऑक्सीजन को भी हमने बाहर से भी लाया, तो वो किया। फिर हेल्थ वर्कर का सम्मान किया, उनके लिए हमें कहा थालियां बजाओ, दीवा लगाओ, ये करो। उनको हीरो कहा, क्योंकि नहीं तो डीमोटिवेट हो गए थे। उनको लगा कि यार हम दूसरे का काम करते करते हम ही बीमार हो जाएंगे। उनका हौसला बढ़ाया। और स्टोरी ज्यादा नहीं करूंगा, लेकिन 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया, अभी भी दे रहे, 2.5 साल हो गए। 2.5 साल 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया। आज सबसे गरीब मोदी जी को धन्यवाद दे रहा है इस फ्री राशन के कारण, ये करके दिखाया। उसके बाद 20 करोड़ महिलाएं जिनको जनधन खाते थे, उनको 500-500 रुपए 3 महीने भेजे। वर्ल्ड को सप्लाई किया दवाइयों का और वैक्सीन का। और इसका परिणाम क्या हुआ? अच्छा, विपक्षी दल वैसे ही है। कोवैक्सीन निकला तो कितना शोर शराबा किया विपक्षी दलों ने कि कोवैक्सीन ये अच्छी वैक्सीन नहीं है, टेस्टेड नहीं है, अनप्रूवन है, ऐसा है वैसा है, सब बोले। याद होगा आपको, कोवैक्सीन पर 1 महीना विवाद करा। मोदी ने जवाब क्या दिया? जब उनका खुद का नंबर आया तो गए और कोवैक्सीन ले लिया। दूसरे दिन चर्चा खत्म हो गई, उसी क्षण से चर्चा ही खत्म हुई। तो ये कोविड में करके दिखाया। उसकी भी कहानी है, देवी शेट्टी जी ने लिखी है। गरीब को घर 3 करोड़ लोगों को दिए, गरीब को टॉयलेट 12 करोड़ को दिए। अरे आप जाइए देहातों में, पहले सब डब्बा लेके और पॉट लेके जाते थे और रात को और सुबह होने से पहले बाहर जाते थे शौच के लिए। आज नहीं जाना पड़ता। और लगभग 99% गांव में ऐसी स्थिति आ गई, लोगों ने नाम दिए इज्जत घर, महिलाओं ने तो ये किया, बिजली दिया, गैस दिया, कितनी बातें दी। किसान के लिए भी ऐसा ही पूरा 1.5 गुना कीमत देना या 2,000 रुपए हर 4 महीने में देना, ये भी काम किया। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो उन्होंने विरासत की बात की। इस देश में केरल से जाओ, अरे कम्युनिस्ट है लेकिन नाम सीताराम है, कम्युनिस्ट है लेकिन येचुरी का नाम सीताराम ही है ना। तो वहां से लेकर अरुणाचल में जहां भी जाओ राम है। और देश में राम का आस्था है लोगों का, और हजारों सालों से है। और इसलिए जो 500 साल का सवाल नहीं, प्रश्न समाप्त नहीं हुआ था, वो श्री राम मंदिर का सवाल अच्छी तरह से सुलझा और श्री राम मंदिर का भव्य निर्माण शुरू हुआ। ये एक नई बहुत बड़ी कमाल मोदी जी ने करके दिखाई। करतारपुर कॉरिडोर सिखों के लिए बहुत महत्व की जगह थी, लेकिन पाकिस्तान में गई, दिख रही है लेकिन जा नहीं सकते थे। अब वहां कॉरिडोर बनाया, अब जा सकते हैं। तो ये होने लगा। बुद्धिस्ट सर्किट तैयार किया, जहां बुद्धिस्ट लोग जाते हैं, ऐसा सब इलाका किया। केदार धाम का पुनर्निर्माण किया, 4 धाम यात्रा का रोड तैयार किया, बहुत सारे काम किए। देश की आस्था को भी महत्व है, ये देखने वाला समझने वाला कोई होना चाहिए।
देश की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। आप मध्यम वर्ग के लोग ज्यादा बैठे हैं यहां, मैं बताना चाहता हूं, मध्यम वर्ग लोग कहते गरीबों को मिला, मध्यम वर्ग को क्या मिला? मिला है भाई साहब। याद करो, कलकत्ता में बम विस्फोट, आसाम में बम विस्फोट, वाराणसी में बम विस्फोट, भोपाल में बम विस्फोट, दिल्ली में बम विस्फोट, पुणे में, मुंबई में, जयपुर में, सब जगह। 10 साल यूपीए के जमाने में हर सप्ताह कहीं ना कहीं न्यूज आती थी कि बम विस्फोट हो गया। 8 साल में एक भी शहर में ऐसा बम विस्फोट नहीं हुआ। ये करके दिखाया, ये करके दिखाया है। और जब पाकिस्तान ने नापाक हरकत की तो उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक किया और पुलवामा के बाद बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया और संदेश दिया कि आप अभी कुछ करोगे तो हम सीमा पर ही नहीं रहेंगे, आपके घर में घुसकर मारेंगे। यह संदेश मोदी जी ने दिया। आज डिफेंस प्रोडक्शन, परसों जो नई राष्ट्रपति हुई उसको जो सलामी दी वो सभी भारतीय तोप थी। यही तोप हम बोफोर्स की लाते थे, उस पर कितना बवाल मचा। आज हम तैयार कर रहे हैं। जो नहीं कर पाते वो बाहर से लाते हैं। एक्विजिशन भी बहुत किया, इतने सुखोई लाए, इतने राफेल लाए, कोई हूं का चू नहीं, कोई करप्शन नहीं, कोई स्पीड में काम पूरा हो रहा है। फिर 1 रैंक 1 पेंशन दिया, मॉडर्नाइजेशन किया। तो ये देश की सुरक्षा मजबूत करने के लिए जो काम करना था वो भी किया। अंत में 1-2-3 मुद्दे छोटे हैं लेकिन महत्वपूर्ण मुझे बताने की जरूरत है। आखिर देश तरक्की कब करता है? देश तरक्की तब करता है जब देश का व्यापार बढ़ता है। व्यापार कब बढ़ता है? जब आप कोई नई चीज खोज करते हो या कोई सस्ते में वस्तु तैयार कर सकते हो, क्वालिटी ज्यादा बढ़ा सकते हो, तभी लोग आपका माल लेंगे ना, नहीं तो नहीं लेंगे। वही घिसा पीटा आप दोगे और ज्यादा कीमत लोगे तो कैसे लेंगे? तो शोध और रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज द ओनली वे ऑफ गोइंग अहेड, इनोवेशन। तो ये इनोवेशन का कल्चर लाने के लिए क्या नहीं कुछ किया। 10,000 स्कूलों में आज अटल टिंकरिंग लैब हो गए हैं। 10,000 स्कूलों में वहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, सबकी खिलौने जैसा छात्र 6ठी से 12वीं तक के खेलते हैं। और 10,000 है तो ये संख्या भी बहुत बड़ी है। लगभग 50-60 लाख विद्यार्थी उसका लाभ ले रहे हैं और उनकी ओलंपियाड होती है। कॉलेज के लोगों को, मैंने जब शिक्षा मंत्री था तो मुझे किसी ने आइडिया बताई तो हमने हैकाथॉन शुरू किया कि देश में जिस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है टेक्नोलॉजिकल, उसको खोज करो। इंजीनियरिंग के छात्रों की प्रतिस्पर्धा, 6 लोग इकट्ठा बैठेंगे, 2 महीने अध्ययन करेंगे, उसका सॉल्यूशन तैयार करेंगे डिजिटल या हार्डवेयर, और वो लेके, अभी तो मैकेनिकल भी है, तो उसका वो ढूंढेंगे और वो प्रेजेंट करेंगे जो फाइनल राउंड में आएगा। परसों ही प्रधानमंत्री उनसे बात कर रहे थे, हर बार करते हैं। तो एक इनोवेशन कल्चर नया तैयार होगा। अभी इंक्यूबेशन सेंटर्स हमने शुरू किए हैं एनआईटीज में और आईआईटीज में, और ग्रैंड चैलेंज तैयार किया है। पेटेंट्स की प्रोसेस बदली है, समय कम किया है, पैसे कम किए हैं, ज्यादा पेटेंट्स ग्रांट करने लगे हैं और रिसर्च के लिए मोर फंड्स दे रहे। तो ये क्या है? देश को सही में आगे ले जाना है तो उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। उत्पादन बढ़ाने के लिए शोध बढ़ाने पड़ेंगे, और ये जब हम करते हैं, मैं स्टीव जॉब्स के साथ 2 दिन था, मैं आईटी टास्क फोर्स का चेयरमैन था, तो तब आईफोन नहीं था 98 में।
तो वो ऐसा बता रहा था हैंड हेल्ड लेके कि मैं ये करूंगा, उसमें ये करूंगा, ये करूंगा, जिंदगी बदल जाएगी। विश्वास नहीं हो रहा था, लगता था ड्रे ड्रीमिंग कर रहा है, लेकिन नहीं हुआ और हमारी जिंदगी बदल गई। मोदी ने उसका भी उपयोग किया। ये मोबाइल आज देश में 130 करोड़ मोबाइल लोग 130 करोड़ मोबाइल यूज हो रहे हैं। मतलब 80 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास आज मोबाइल है। हम देख ही रहे, हमारे घर में काम करने वाले भी, सड़क पर सफाई करने वाले भी, हर एक के हाथ में मोबाइल है। तो ये बदलाव आया है। देहात में भी कैसे चलाएंगे, कांग्रेस वाले पूछते थे, कम्युनिस्ट पूछते थे, ममता पूछती थी कि कैसे चलाएंगे। अरे गरीब चला रहा है, आपसे फास्ट चला रहा है। अभी क्यूआर कोड से पैसा देना यानी तरक्की का, तरकारी का हो या किसी चीज का हो, लोग फटाफट गूगल पे कर रहे, फोन पे कर रहे। मैंने तो अभी महाराष्ट्र में अभी 2 दिन पहले हुआ, बैलों का पूजा करते हैं। अपना देश एकमात्र देश है जो प्राणियों और पक्षियों की भी पूजा करता है, ये और पेड़ों की, ये एकमात्र देश है। तो बैलों की पूजा होती है। उस दिन में मैं गया तो एक बैल के जो सींग होते हैं उसके बीच में क्यूआर कोड लगाया था। तो ये है, भारत ने स्वीकार किया। दुनिया के सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में हो रहे, और इसीलिए मोदी जी ने उसके आधार पर जाम ट्रिनिटी जनधन 40 करोड़ लोगों के खाते खोले, 40 करोड़ जनधन अकाउंट्स इन 40 मंथ्स। यह अद्भुत काम है। मैं बैंक में काम करता था, मुझे याद है। इतना आसान नहीं होता, ये बहुत मेहनत की ये लोगों ने। खाते खुले, उसमें पैसे जाने लगे और पूरे के पूरे पैसे जाने लगे। राजीव गांधी क्या कहते थे? राजीव गांधी कहते थे कि मैं 100 रुपए भेजता हूं, केवल 15 रुपए गरीब को मिलता है। लेकिन आज मोदी जी 100 रुपए भेजते हैं तो 100 के 100 रुपए गरीब के खाते में जाते हैं। यह बदलाव हुआ है। पिछले 3 साल में 27 लाख करोड़ रुपए विभिन्न योजनाओं के, पेंशन के, सैलरीज के, मजदूरी के, स्कॉलरशिप्स के, सब अपने अपने खातों में जाते हैं। ये एक नया चमत्कार है। आधार लिंक हुआ। इसमें नंदन नीलेकणी ने एक लेख लिखा है कि नंदन नीलेकणी आधार अथॉरिटी के चेयरमैन कांग्रेस ने नियुक्त किए थे और उन्होंने काम थोड़ा शुरू किया था, लेकिन वो कांग्रेस के उम्मीदवार बन गए बंगलोर में लोकसभा में 2014 में, और बीजेपी के खिलाफ, आनंद कुमार जी के खिलाफ लड़े। आनंद कुमार जीते, वो हारे। तो उनको लगा अभी अपना तो काम गया आधार का, वो नहीं रखेंगे। लेकिन मोदी जी ने उनको बुलाया, उनसे 3 घंटे पूरा प्रेजेंटेशन लिया, सजेशंस दिए, शंकाएं पूछी, सब हुआ। फाइनल वाक्य ये कहा कि नंदन, यू हैव फुल ट्रस्ट ऑफ माइंड, मेरा पूरा विश्वास आप में है, आप ये काम जारी रखें और जोर से करें। 130 करोड़ लोगों के हाथ में मुझे आधार जल्दी से जल्दी देना है। दिस इज द स्टोरी ऑफ गुड गवर्नेंस। ये होता है। आज अपना यूपीआई भीम जो है वो दुनिया में सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म तय हुआ है। कोविन भी जो किया कोविड में, वो भी दुनिया में, यानी आपके जो मित्र रिश्तेदार कोई होंगे अमेरिका, यूरोप में, 15-15 दिन के बाद उनको वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट मिलता है। हमारा 15 मिनट में मिलता है। दिस इज मोदी, दिस इज टेक्नोलॉजी, दिस इज कोविन। ये विजन होता है। और इसलिए अभी
हमारा डाटा कभी कभी हम बहुत यूज कर रहे हैं, अभी डाउनलोड धड़ाधड़ करते हैं अपने देहात में भी, लेकिन डाटा हमारे यहां कितना सस्ता है। यूरोप में 600 रुपए 1 GB है, अमेरिका में 300 रुपए है, चाइना में 200 रुपए है, जापान में 400 रुपए है, भारत में 20 रुपए है। तो कुछ तो करके दिखाया ना, इसीलिए तो होगा। आज दुनिया में छठी अर्थव्यवस्था हुई और वी विल ओवरटेक यूनाइटेड किंगडम, और वो महत्वपूर्ण है। ब्रिटिशों ने हम पर राज किया था, यही आए थे कोलकाता में, और यहां से उनकी कंपनी का ट्रेडिंग शुरू किया। उनसे भी ज्यादा बड़ी अर्थव्यवस्था हमारी जल्दी होने वाली है, ये एक नया रिकॉर्ड है। जीएसटी किया, आईबीसी किया, एक्सपोर्ट बढ़े, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव लाया, लेबर रिफॉर्म्स लॉज लाए, मुद्रा लोन्स लाए, रोजगार। लोग पूछते रोजगार कहां है? अरे रोजगार 34 करोड़ मुद्रा लोन्स दिए हैं। और मैंने बैंक में काम किया और अध्ययन भी किया है, मैं बता सकता हूं कि जब 34 करोड़ लोगों को हम ऋण देते हैं तो कम से कम 17 करोड़ नए जॉब्स तैयार होते हैं। यह हमारा हिसाब है। और केवल वहां नहीं हुए, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है। 7 लाख करोड़ का प्लान है गति शक्ति, उसमें जॉब्स तैयार हो रहे। वो जो नए बंदरगाह तैयार हो रहे, नए वाटरवेज तैयार हो रहे, नए सड़कें तैयार हो रही है, नई साधन तैयार हो रहे, नए वाहन ज्यादा हो रहे, शादी बिक्री बढ़ रही है। दुनिया में मंदी की चर्चा है, हमारे यहां मंदी की चर्चा नहीं है। ये इकोनॉमी का एक रूप करके दिखाया। विपक्ष देखना नहीं चाहता तो लोग भी उनको नहीं देखेंगे, ये मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं। मेक इन इंडिया किया, खेलो इंडिया, फिट इंडिया, कितने मूवमेंट्स किए। योगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने लगा, वेलनेस सेंटर 60,000 तैयार हुए, खेलो इंडिया अच्छी प्रतिस्पर्धा होती है। जो भी ओलंपिक की पोटेंशियल होने वाला खिलाड़ी है उसको कहीं भी कितना भी खर्च करने को परमिशन है। उसको जो भी कोच रखना है, जितने भी स्पर्धाओं में जाना है, सब सरकार करती है। 2,500 अच्छे खिलाड़ी है जिनको 6 लाख रुपए साल का स्कॉलरशिप दे रहे, और उससे ज्यादा विजयी होने के बाद वहां ग्राउंड पर प्राइम मिनिस्टर का फोन जाता है। ऐसा तो दूसरे किसी प्राइम मिनिस्टर का जाता होगा, ऐसा मुझे लगता नहीं। खिलाड़ियों को स्वर्ण पदक जीतने के बाद तुरंत फोन वहां जाता है और बाद में घर में बुलाते हैं नाश्ते पर। प्यार है, वो प्रोत्साहन है। स्वच्छ भारत की कल्पना, पहले कभी आपने रेलवे को ऐसा साफ सुथरा देखा था? आज हो गया। तो ये सब विषयों में मोदी जी ने जो काम किया उसकी एक कहानी है, और इसका परिणाम क्या हुआ, ये मेरा अंतिम मुद्दा है कि दुनिया में भारत का मान बढ़ा। कोई भी आपका विदेश में रहने वाला परिचित हो, उसको पूछो 14 के पहले इंडियन हो तो लोग ऐसा कहते थे, ओ यू आर फ्रॉम इंडिया। आज कोई बोलता है मैं इंडियन हूं तो बोलते ओ यू आर फ्रॉम मोदी इज लैंड, यू आर फ्रॉम इंडिया, ये पूछते। मैं पर्यावरण मंत्री था तो मैं अनेक देशों में जाता था। वहां के मंत्री मुझे बार बार एक सवाल पूछते थे कि भाई ये बताइए कि हमारे देश में हमारे नेताओं की जितनी बड़ी रैली नहीं होती, समझ लो सवाल, हमारे देश में हमारे नेताओं की जितनी बड़ी रैली नहीं होती, उससे बड़ी रैली हमारे देश में आपके नेता की कैसे होती है। ये एक पॉपुलैरिटी है, दुनिया में मान बढ़ा भारत का।
अभी यूक्रेन और रशिया युद्ध चल रहा है, तो रूस के विदेश मंत्री भी आए और यूक्रेन ने भी कहा कि भारत मध्यस्थता करे। अब जो 7 दिन में युद्ध खत्म होने वाला था वो 7 महीने हो गए तो भी चल रहा है, और क्या होगा कभी पता नहीं। लेकिन भारत की ये पोजीशन आई, ये इस सुशासन का परिणाम है, ये इस बढ़ती अर्थव्यवस्था का परिणाम है, ये बढ़ते सामरिक सामर्थ्य का परिणाम है, ये बढ़ते नए राष्ट्रीय विचारधारा का परिणाम है, और यही मोदी एट 20 का मुद्दा है। धन्यवाद। धन्यवाद सर Prakash Javadekar ji for the wonderful presentation and deliberation. I would request Pankaj da to give the concluding remarks. আর আমাদের মধ্যে হিরণ চ্যাটার্জি আছেন। হিরণ, আপনি আসুন, একটু কিছু বলুন, 1-2 লাইন অ্যাড্রেস দি অডিয়েন্স, তারপরে সমারোহ ভাষণ পঙ্কজ দা দিয়ে দেবেন। আর চলে যাবেন না, একটু চায়ের সামান্য বন্দোবস্ত আছে সবার জন্য। নমস্কার সবাইকে। আজকে it's been a great honor to be part of this event today, and I impart my regards to Prakash Javadekar ji, Shomik da, Rupadi, Pankaj Babu, and absolutely to Dr. Madhuchanda Dadi, and to all of you. Prakash ji যেটা বললেন তারপরে আমার মনে হয় আর কিছু বলার নেই। He has told the entire story. উনি বলছিলেন আর আমি সিনেমার মতো করে দেখছিলাম যে প্রধানমন্ত্রী গত 20 বছর ধরে আমাদের ভারতবর্ষে কি কি করেছেন। And this book which was published, যারা যারা আপনারা দেখেছেন বা পড়েছেন, একটুখানি পড়লে বুঝতে পারবেন যে এই বইটা শুধু পড়ার জন্য নয়, এই বইটা ভারতবর্ষকে কিভাবে চেঞ্জ করে দিয়েছে। No, मैं बांग्ला में बोल रहा था, ठीक है। For him to understand, and let me speak in English. This book is not actually for the reading purpose. This book is actually a documentary on this country, how Modi ji has changed the entire country's perspective to us and to the whole world. So that has been depicted by Prakash ji in such a nice way. So nothing more to say about it. I would only say one thing about this book and Modi ji, that we used to read about the politician and the leader. So if you read this book, if you know Modi ji, this is a clear statement by me and by all of you that Modi ji is not a politician. See, all the politicians are not the leaders. And the leaders are touched by the God. Rishi Aurobindo said ki if there is a touch of the God, anything can be possible. So Modi ji is the blessings to us. He has been blessings to our country, and he is a true leader. A politician always looks for a election. The 5 साल में हमने जीत गया, अगले 5 साल में कैसे जीतेंगे? But leader never looks for the election. They always look for the vision. कि हमारे बच्चे के बच्चे, our children and the next generation, what exactly they will have. That vision is been shown by Modi ji to us. And his entire leadership to this country for the last 20 years, being into Gujarat and now into India, he has shown us the path, how this country is going ahead to the whole world. And it's an amazing for me. People used to say that if you write to the Prime Minister, he doesn't have the time to reply you back, or he might be replying back after 1 month or 2 months or 3 months, maybe. But I assure you, Rupadi had told me once, I've been to her house, she said ki you can write down directly to the Prime Minister and you wait for what is the reply comes back to you. So I was flying to Delhi, so I was in the airport, I drafted a letter and I emailed him, and you won't believe, the next day in Delhi in the morning by 9:30, I received his reply. Because I was so much inspired and amazed by his visions, the way he is taking our country to the whole world.
the way he is encouraging us, our generations, and the way he is giving us the visions for the next children, next generations. So I wrote to him, and he replied back to me. So I'm working on that. So that is Modi ji. So this book about Modi ji's 20 years journey in our country is not about the reading of this book, because this book is really voluminous. When I got this book, I thought, oh my God, I have to read the entire book. It's so much time. I'm not a student that I will read this book. But when I started reading the book, it's not about teaching you something. It's about the experiences shared by the people, those who have established themselves in this country, in this world. So they have written about the journey, the pieces of the journeys with him. And after reading that, I truly realized, and I can vouch for it, that in this whole world, we have been seeing so many politicians who only looks for their own chairs to be assured. But Modi ji is not caring about his chair, is not caring about his power. He is only looking at the visions, and he is only showing us the path for our children and for the next generation, another for 100 years. So that is a leader. So I really am thankful that I was born in this country, and I got a prime minister who is not a prime minister, who is not a politician, who is not a leader of Bharatiya Janata Party. He is a leader of the whole nation. And I assure you that another 10 years, the whole world will realize that Modi ji is going to be the leader of the whole world. So looking forward to that. Thank you so much. আজকের এই মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে নতুন করে মনে হয় বলার কিছু নেই। আমি একটি দুটি কথাই কেবলমাত্র বলবো যে একজন ট্রান্সফরমার লিডারশিপ, ট্রানজাকশনাল টু ট্রান্সফরমার লিডারশিপ, একজন ভিশনারি, একজন স্টেটসম্যান, যিনি দেখালেন যে পোস্ট প্যান্ডামিকে সারা পৃথিবীতে যখন গ্রোথ রেট 8% ডিপ করেছে 1870-এর পর থেকে, তখন ভারতবর্ষ তার পজিটিভ ইকোনমিক গ্রোথ রেট বজায় রাখতে পেরেছে আন্ডার দ্য লিডারশিপ অফ নরেন্দ্র মোদী। সেকেন্ড যে বিষয়টা, যে এখানে যিনি লিখেছেন, নন্দন নীলকার্নির কথা বললেন, তার একটা অসাধারণ বই ট্রান্সফর্মিং ইন্ডিয়া, পাবলিশড ফ্রম পেঙ্গুইন, সেখানে তিনি বলছেন যে ইন্ডিয়াস প্ল্যানিং ইজ গুড বাট ইমপ্লিমেন্টেশন ইজ ব্যাড। সেই নন্দন নীলকার্নি মোদি @20 বলছেন হি ক্যান এবল টু ইমপ্লিমেন্ট ড্রিমস মিট ডেলিভারি। এটা তার পক্ষেই সম্ভব, এটা নন্দন নীলকার্নি বলছেন, যাকে আমরা ভারতবর্ষের এথিক্যাল লিডার বলি। ইনফোসিসের প্রতিষ্ঠাতা নারায়ণ মূর্তি, তার স্ত্রী, তিনি এইখানে বসে এই বইতে যে কথাটা বলেছেন, যে একজন যিনি ইন্ডিয়া ট্রান্সফর্ম করছেন উইথ এ ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন, উইথ এ হিউজ, এটা মনে রাখতে হবে যে অ্যাট দ্য টাইম অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স আমাদের 12% লিটারেসি রেট, আজকে সেটা 80%, কারণ ডিজিটালি সাউন্ড ইন্ডিয়া ইমার্জ করছে। এবং টপ 10 যাকে আমরা বলি ট্রিলিয়নিয়ার হাব, প্রথম 10টা দেশ যারা $1 ট্রিলিয়ন বেশি 90s-এ ঢুকেছিল, তার ইকোনমি 3-fold হয়েছে, $3 ট্রিলিয়ন আন্ডার দ্য লিডারশিপ অফ নরেন্দ্র মোদী। এই যে একটা বিষয়, সেটা দেখেছেন। কিন্তু আমি আর এখানে দীর্ঘায়িত করব না। রূপাদি অনেকক্ষণ আমাদের সঙ্গে মানে শিডিউলের বাইরে সময় অতিবাহিত করেছেন মঞ্চে। রূপা গাঙ্গুলি, আমাদের জাভড়েকরজিকে ধন্যবাদ আলাদা করে দেব কি করে, কারণ আমাদের এই যে অনলাইন যত মিটিং হয়েছে, জাভড়েকরজি প্রতি মুহূর্তে আমাদের এনরিচ করেছেন, এবং প্রতিটা জেলায়, শুধু এখানে নয়, বিভিন্ন জেলায় এই অনুষ্ঠান হচ্ছে। আমরা জানি আমাদের রাজ্যের যে পার্টির মুখ্য স্পোক্সম্যান, চিফ স্পোক্সম্যান শ্রমিক দা, তিনিও আমাদের মধ্যে আছেন। আমাদের বিধায়ক, মানে তিনিও প্রায় অনেক নতুন কথা
বিধায়ক হিসাবে কি বলা যেতে পারে, হিরণ আমাদের কাছে নতুন করে উপস্থাপন করছে যে এটাও একটা লিডারশিপ কোয়ালিটি, দ্যাট নিউ লিডারশিপ ইমার্জড। হিরণকে আমাদের মধ্যে পেয়েছে এবং মোদি @20 যে আমাদের স্টেটের যে কনভেনার ডক্টর মধুচন্দা কর, ডক্টর গৌরব লামা ইজ ফ্রম প্রেসিডেন্সি কলেজ, এবং মাইসেলফ অলসো দ্য পার্ট অফ দিস প্রোগ্রাম। আমি যারা বিদগ্ধজন যারা বসে আছেন, আমি আলাদা করে নাম উচ্চারণ না করলেও প্রচুর বিদগ্ধ মানুষ যারা বসে আছেন তাদের হয়তো মঞ্চে আমরা ডাকতে পারিনি, তাদের প্রত্যেককে, এবং যারা আপনারা এসছেন, ICCR এর গৌতম বাবু যিনি আমাদের এই অনুষ্ঠানটা করতে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছেন মিনিস্ট্রি অফ কালচারের অধীনে, এবং যারা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে এই অনুষ্ঠানটাকে এইখানে নিয়ে দাঁড় করিয়েছেন, তাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং গৈরিক অভিনন্দন। নমস্কার। অনুষ্ঠান এখানেই শেষ করছি। Let us finish with the national anthem. জন গণ মন অধিনায়ক জয় হে ভারত।